लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दहेज वरदान या अभिशाप। आज माधव जी की बेटी ईशा दुल्हन के जोड़े में सजी इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसकी हथेलियों पर रची मेहंदी, गहनों की खनक और सितारों से सजे शादी के जोड़े में वो सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। परंतु ना तो उसके चेहरे पर और ना ही उसकी आंखों में वो खुशी नजर आ रही थी जो एक दुल्हन के रूप को चार चांद लगा देती है। अपनी नई दुनिया बसाने से पहले हर दुल्हन के दिल में एक खुशी होती है, लेकिन ईशा आज खुश क्यों नहीं थी। जो कोई भी उसे मिलने उसके कमरे में आता, उसकी सुंदरता की तारीफ करते करते आखिरकार यही सवाल पूछ बैठा, चांद से मुखड़े पर इतनी उदासी क्यों? और फिर खुद ही जवाब दे देता, मायके से बिछड़ने का दर्द हर बेटी की आंखों में छलकता है, यही तो बेटियों के नसीब हैं। परंतु ईशा किसी से कुछ बोल ना पाती। थोड़ी देर बाद जब सभी रिश्तेदार कमरे से बाहर चले गए तो ईशा उदास भाव से खिड़की के पार शून्य में ताकते हुए खो गई। वो सोचने लगी, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए मैंने कितने सुनहरे सपने बुने थे, पर किसे पता था हकीकत उन सपनों से इतनी अलग होगी। इसी बीच उसकी छोटी बहन अंजलि कमरे में दाखिल हुई। उसने ईशा की ओर देखते हुए चिंतित स्वर में पूछा, दीदी, आपकी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? क्या आप रो रही थी? अंजलि कुछ देर तक ईशा को निहारती रही, फिर उसका हाथ थामते हुए कहा, दीदी, मुझे मालूम है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। अगर आपका दिल इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहा तो अब भी समय है। आप मम्मी पापा से अपने दिल की बात कह दीजिए। मुझे पता है आप भले कुछ ना कहें, लेकिन आपका दिल अब भी अमन को चाहता है। अगर आप चाहें तो मैं खुद उनसे बात कर सकती हूँ। दीदी, जबरदस्ती किसी रिश्ते में बंध जाना ना आपके लिए ठीक है ना उनके लिए। अपनी खुशी को कुर्बान मत कीजिए। अरे नहीं अंजलि, तू कैसी बातें कर रही है? अगर मुझे शादी से इनकार ही करना होता तो क्या मैं आज तक इंतजार करती? और मैं यह भी जानती हूँ कि अगर मैंने मम्मी पापा से कह दिया होता कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं तो वे कभी मुझ पर दबाव नहीं डालते। लेकिन सोच कर देख, जिन मम्मी पापा ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और समाज में सम्मान से जीने लायक बनाया, उन्हीं के खिलाफ जाकर मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकती थी? ईशा की भीगी आंखों में उदासी झलक रही थी। उसने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, और तू मेरी फिक्र मत कर, मम्मी पापा मेरा बुरा कभी नहीं सोच सकते। यह रिश्ता उन्होंने बहुत सोच समझकर ही तय किया होगा। उनके फैसले पर मुझे भरोसा है। भीगी आंखें लिए ईशा बोली तो अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन दीदी, जरा सोचिए तो, जिस लड़के से आप शादी करने जा रही हैं उस लड़के से बड़ी मुश्किल आपकी एक या दो बार बात हुई होगी। कुछ जानती तक नहीं है आप उसके बारे में। और वैसे भी मुझे भी वो कुछ ठीक नहीं लगता, जिस तरह की डिमांड्स उन्होंने रखी है ना। इससे पहले कि अंजलि अपनी बात पूरी कर पाती, कमरे का दरवाजा खुला। अरे अंजलि, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से बाहर ढूंढ रही थी। सुजाता जी कमरे में दाखिल होते ही बोली, ये चाबी लो और स्टोर रूम से मिठाई के डिब्बे ले आओ, जल्दी करो। सुजाता जी की आवाज सुनते ही अंजलि अपनी बात अधूरी छोड़ चुप हो गई, लेकिन ईशा का चेहरा हैरानी और असमंजस से भर उठा। उसकी आंखें सवालों से भरी हुई थी जो सीधे अंजलि की ओर उठी। पापा ने तो मुझसे कहा था कि लड़के वाले बिना दहेज शादी करना चाहते हैं। फिर ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनकी बात हो रही है? ईशा के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। अंजलि ने चुपचाप चाबी ली और मिठाई के डब्बे लेने के लिए कमरे से निकल गई। ईशा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, माँ, मुझे पापा से बात करनी है। वो कहाँ है? अरे बिटिया, तू तो जानती है कि तेरे पापा शादी के काम में कितने व्यस्त हैं। तू अभी आराम से बैठ, मैं तेरी सहेलियों को यहाँ भेजती हूँ। सुजाता जी ने प्यार से अपनी बेटी की सिर को सहलाते हुए कहा
اور کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن عیشا کا من بے چین تھا۔ وہ ہی جانتی تھی کہ امن کی یادوں کو بھلانے کے لیے اس نے کتنی کوششیں کی تھی۔ اپنے دل کو سمجھا بجھا کر، اپنے جذباتوں کو دبا کر اس نے اس رشتے کے لیے سوئم کو کتنی مشکل سے تیار کیا تھا۔ ایک مدھیم ورگی پریوار کا سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا تھا امن، جس سے عیشا کی ملاقات تب ہوئی تھی جب LLB کی پڑھائی کے لیے وہ کالج گئی تھی۔ کالج کا پہلا دن تھا۔ اپنا اسکوٹر پارک کر کے عیشا جیسے ہی پارکنگ ایریا سے باہر آنے لگی، اسی سمے ایک سینئر ودیارتھی وکی اور اس کے دوستوں نے فریشرز کی ریگنگ کے نام پر عیشا کو گھیر لیا۔ اکیلی کھڑی عیشا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی امن، جو وکی کا کلاس میٹ تھا، اس کی نظر ڈری، سہمی اور گھبرائی عیشا پر پڑی۔ ابے تھوڑی شرم کر، لڑکیوں کی عزت نہیں کر سکتا تو کم سے کم انہیں پریشان تو مت کر۔ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہو یا لڑکیوں کو پریشان کرنے؟ امن نے غصے میں کہا تو وکی بولا، یہ ہمارا میٹر ہے، تجھے اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو ابھی پرنسپل کو تیری ساری کرتوتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ امن کے اتنا کہتے ہی وکی اور اس کے دوستوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، امن نے عیشا کا ہاتھ تھاما اور اسے وہاں سے سرکشت باہر لے آیا۔ عیشا نے راحت کی سانس لیتے ہوئے کہا، تھینک یو، اگر آپ نہیں آتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اس دن سے عیشا کے دل میں امن کے لیے خاص جگہ بن گئی۔ وہ امن کے سوبھاؤ سے بہت پربھاوت ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں لڑکیوں کے پرتی سمان کی بھاونا تھی اور یہی بات عیشا کو بہت پسند آئی۔ کالج میں اکثر عیشا کی امن سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ کچھ ہی سمے میں وہ دونوں اچھے دوست بن گئے اور دوستی پیار میں کب تبدیل ہو گئی انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ ادھر جب عیشا کے ماتا پتا عیشا کی شادی کے بارے میں سوچنے لگے تھے تو ایک دن عیشا نے انہیں امن کے بارے میں بتا دیا، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ امن کی کاسٹ ان لوگوں کی کاسٹ سے الگ ہے تو مادھو جی نے اس رشتے کے لیے اسپشٹ طور پر منع کر دیا۔ ادھر جب امن نے اپنے ماتا پتا کو عیشا کے بارے میں بتایا اور اس کی فوٹو دکھائی تو وہ اسے اپنی بہو بننے کو جھٹ سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے جاتی سے زیادہ ان کے بیٹے کی خوشی اور ہونے والی بہو کے سنسکار معنی رکھتے تھے، پرنتو انتر جاتیہ وواہ کے لیے عیشا کے پتا بالکل تیار نہیں تھے۔ یہ جان کر عیشا کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ عیشا نے بھرسک کوشش کی اپنے پتا کو منانے کی اور یہ بھی کہا کہ امن سے اچھا لڑکا اسے کبھی مل ہی نہیں سکتا، جو بڑوں کا سمان کرنا جانتا ہے اور لڑکیوں کی عزت، اور سب سے بڑھ کر وہ اسے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ لیکن مادھو جی کا دل نہیں پگھلا۔ عیشا، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ امن سے دوبارہ ملنے کی بات تو دور، اس کا نام بھی مت لینا، یہی تمہارے بھوشیہ کے لیے بہتر ہوگا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لے لیا۔ آنن فانن میں انہوں نے عیشا کی شادی کہیں اور طے کر دی، بنا ان لوگوں کے بارے میں پوری جانکاری لیے۔ وہ تو یہی جان کر خوش تھے کہ لڑکا سرکاری نوکری والا ہے جو ان کی بیٹی کا خیال خوب اچھے سے رکھے گا۔ اس کے اترکت انہوں نے کچھ اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ عیشا کا دل تو جیسے ٹوٹ ہی چکا تھا۔ من ہی من وہ سوئم کو امن کے اپرادھی مان رہی تھی، لیکن اپنے پاپا کے فیصلے کے خلاف بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے جو لڑکا انہوں نے ڈھونڈا اس نے چپ چاپ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ اس کے بعد عیشا نے کالج جانا بند کر دیا، کیونکہ اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ امن کا سامنا کر سکے۔ اب وہ گھر پر رہ کر پڑھائی کر رہی تھی، لیکن رشتہ پکا ہونے سے پہلے وہ ایک آخری بار کالج ضرور گئی تھی تاکہ امن سے معافی مانگ سکے، لیکن اسے اپنے سامنے دیکھ بات کرنا تو دور، وہ اسے نظریں تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ تبھی امن بولا، تم ٹھیک تو ہو نا عیشا؟ مجھے معاف کر دو امن۔ اتنا کہتے کہتے عیشا کی آنکھیں بھر آئیں تو امن نے کہا، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عیشا، تم نے تو پوری کوشش کی اپنے پاپا کو منانے کی،
लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमेशा से तुम्हारा दोस्त था और आगे भी रहूंगा। कभी भी किसी भी मोड़ पर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो याद कर लेना। तुम हमेशा अपने इस दोस्त को अपने साथ पाओगी। पुरानी यादों में खोई ईशा अचानक वर्तमान में लौट आई, जब उसकी कजिन्स उसके कमरे में आकर बोल पड़ी, अरे देखो तो मेहंदी कितनी खूबसूरत रची है दुल्हन की। लगता है तुम्हें अपने पति से ढेर सारा प्यार मिलने वाला है। वे सब उसे छेड़ते हुए हंसने लगी, लेकिन ईशा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उनकी बातों के जवाब में वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं अभी आती हूँ, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई और अपने पिता को ढूंढने लगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो अचानक उसके कानों में अपने पापा की आवाज आई। देखिए समधी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इतनी जल्दी हम गाड़ी का इंतजाम नहीं कर सकते। आपके कहे अनुसार हमने पूरे परिवार के कपड़े, गहने और 10 लाख रुपए कैश का इंतजाम किया है। मेहमानों के लिए बढ़िया उपहार की भी व्यवस्था की है, और आप तो जानते ही हैं कि शादी में बाकी के खर्च भी कुछ कम नहीं होते। अपनी हैसियत से बढ़कर इंतजाम किया है हम लोगों ने। अब आप पूरे टाइम पर 15 लाख की कार का इंतजाम करने को कह रहे हैं। इतने कम समय में हम इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? कहते हुए माधव जी निढाल होकर सोफे पर बैठ गए। क्या कहा जी उन्होंने? सुजाता जी ने पूछा तो माधव जी बोले, कहते हैं कि हमने तो अपनी इच्छा आपके सामने रख दी है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। सुजाता, अब इतने कम समय में इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? और अगर कर भी दिया तो हमारी छोटी बेटी का क्या होगा? उसकी पढ़ाई, शादी सब कैसे करेंगे? कहते हुए माधव जी का स्वर रुआंसा हो गया। उसी समय ईशा को अपने सामने खड़े देखकर माधव जी हैरान रह गए। क्यों पापा, क्यों छुपाई आपने मुझसे ये सब बातें? आप दहेज के तौर पर उन्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं। ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, बारात किसी भी वक्त आती होगी। सुजाता ने कहा तो ईशा बोली, लेकिन माँ, यह सब तो गलत है ना। एक और तो आपने अपनी बेटी को वकालत की पढ़ाई करवा रहे हैं ताकि वो दूसरों को इंसाफ दिला सके, और दूसरी ओर इतनी बड़ी नाइंसाफी सहन कर रहे हैं। मेरा घर बसाते बसाते मेरे माता पिता सड़क पर आ जाएं, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं ईशा बेटी, तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब इंतजाम हो जाएगा। माधव जी ने कहा तो ईशा बोली, पापा, बात यह नहीं है कि इंतजाम हो पाएगा या नहीं, बात सही और गलत की है, और गलत बात को सहन करना मेरे स्वभाव में नहीं है। अरे बेटी, दहेज तो दुनिया की रीत है, और यह हर बेटी के माँ बाप दिया करते हैं। फिर तो यह भी तो सोच, लड़का सरकारी नौकरी वाला है, कुछ तो डिमांड करेंगे ही ना वे लोग। लेकिन पापा, मैंने कब कहा था कि लड़का सरकारी नौकरी वाला ही हो? अगर वो लोग दहेज की मांग कर रहे थे तो क्या जरूरत थी उस घर में रिश्ता तय करने की? ईशा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता से इस तरह बात करने की? तुम अभी के भी अपने कमरे में जाओ। कहते हुए सुजाता जी ने ईशा को वहां से भेज दिया, और फिर आंखों के आंसुओं को छिपाते हुए बोली, क्या सोचा है आपने? कैसे करेंगे पैसे का इंतजाम? तभी माधव जी बोले, मैं बात करता हूँ समधी जी से। मुझे यकीन है कि वो हमारी बात को जरूर समझेंगे, और अगर ना माने तो कम से कम कुछ समय की मोहलत तो दे ही देंगे, ताकि हम पैसों का इंतजाम कर सकें। इधर ईशा यह सोचकर परेशान थी कि आखिर क्या किया जाए। अपने कमरे में आकर निराश होकर बैठ गई। फिर खुद से ही बोल उठी, कुछ समझ नहीं आता, करूं तो क्या करूं? पर चुप बैठने से भी तो कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। क्या मुझे रजत जी को फोन करना चाहिए? हाँ, यही ठीक होगा। वो पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी में हैं। शायद वो तो इस दहेज नाम की बुराई के पक्षधर नहीं होंगे। ईशा ने रजत को फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया।
लेकिन ईशा बार बार फोन करती जा रही थी। आखिरकार रजत ने फोन उठाया और बोला, क्या बात है ईशा, 10-10 मिस्ड कॉल, ऐसी क्या बात हो गई? रजत जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी। लेकिन ईशा, आज हमारी शादी है, अब उससे ज्यादा जरूरी बात और क्या हो सकती है? प्लीज, बहुत जरूरी बात है रजत जी। तो ठीक है, बारात घर से निकल चुकी है, आधे घंटे में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचते ही मैं तुमसे बात करता हूँ। ठीक है रजत जी, मैं यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ, कहकर ईशा ने फोन रख दिया। अब ईशा के मन में उम्मीद की एक किरण जागी थी, लेकिन अभी उसका मन बेचैन ही था। कुछ देर बाद जब बारात पहुंची तो ईशा बड़ी बेसब्री से रजत का इंतजार करने लगी, लेकिन जब कुछ देर वो नहीं आया तो उसने फिर से उसे फोन लगा दिया। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और रजत भड़कता हुआ अंदर आया। आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा ईशा, जो तुम शादी तक कभी इंतजार नहीं कर सकी? तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक आ पाया हूँ? अब जल्दी से बताओ भी, क्या कहना था तुम्हें? इतना समय नहीं है मेरे पास। माफ करना रजत जी, बात ही कुछ ऐसी थी। रजत जी, मुझे पता चला है कि आपके माता पिता ने मेरे पापा से अच्छे खासे दहेज की मांग की है और अब एक बड़ी कार की डिमांड रख रहे हैं। अरे, तुम इस बात पर परेशान हो रही थी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? आज के जमाने में यह सब तो आम बात है, इसका इतना बड़ा इशू बनाने वाली क्या बात है? इसका मतलब आपको दहेज लेने से कोई एतराज नहीं है? ईशा ने हैरानी से पूछा। तो रजत बोला, क्यों, मुझे क्या एतराज हो सकता है? वैसे भी यह सब तो बड़ों की बातें हैं। और ईशा, मेरे पापा ने तो सिर्फ 10 लाख रुपए और एक बड़ी कार की डिमांड रखी है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि हमारी जाति में तो 1 करोड़ का दहेज भी आम बात है। अपने होने वाले पति रजत की बात सुनकर ईशा की हैरानी का ठिकाना न रहा। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले लोगों के विचार भी ऐसे हो सकते हैं। फिर वो बोली, लेकिन जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी तब तो आपने यही कहा था कि आप समाज सुधार में विश्वास रखते हैं, कुछ भी गलत होता देखनी है तो उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब आपकी असलियत कुछ और है और दिखाते कुछ और है। ओह कम ऑन ईशा, इतना भी बतंगड़ बनाने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पापा ने दहेज की बात शुरुआत में ही कर ली थी और तुम्हारे पापा को इस बात से कोई एतराज नहीं था और उन्होंने ही दहेज में 10 लाख रुपए देने के लिए हाँ की थी। तभी मेरे पापा ने यह रिश्ता पक्का किया था। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। गुस्से से बौखलाते हुए रजत ने चिल्लाते हुए कहा। तो ईशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर स्वयं को संभालते हुए बोली, अच्छा, अगर 10 लाख रुपए और बाकी का दहेज मेरे पिता अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो फिर आज आप लोगों की तरफ से गाड़ी की डिमांड कहाँ से आ गई? और वो भी छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लग्जरी कार चाहिए आपके पिताजी को। अरे ईशा, तो क्या हो गया, इतना तो शादी ब्याह में हो ही जाता है, रजत ने कहा। तो ईशा बोली, तो ठीक है, अगर यह शादी बिना दहेज के नहीं हो सकती तो मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। ईशा का स्पष्ट सा जवाब पाकर रजत हक्का बक्का रह गया और फिर बात को संभालते हुए बोला, अच्छा ठीक है ईशा, तुम्हें गाड़ी से प्रॉब्लम है ना, तो मैं अभी अपने पापा से बात करके गाड़ी का किस्सा यही खत्म किए देता हूँ। मैं समझा लूंगा अपने पापा को, इसके बाद ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। अब तो खुश हो ना? अब मैं बाहर जाता हूँ, देर हो रही है और बाहर सब लोग यह सोच रहे होंगे कि दूल्हा आखिर गया कहाँ। एक नकली सी हंसी हंसते हुए रजत बोला और झट से बाहर निकल गया। रजत की बातों से ईशा संतुष्ट तो नहीं थी, परंतु अपने पिता की इज्जत के बारे में सोचकर वो चुप रह गई, परंतु अकेले में बहते अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम थी। थोड़ी देर बाद रजत ने ईशा को फोन किया और कहा, ईशा, मैंने पापा से बात कर ली है
اور وہ بھی مان گئے ہیں۔ ٹھیک ہے رجت جی، دھنیہ واد کہہ کر عیشا نے فون رکھ دیا۔ پرنتو رجت کی وچار جان کر اتنا تو اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک صحیح لڑکا نہیں ہے۔ ان دونوں کے سوچ وچار آپس میں بالکل میل نہیں کھاتے۔ عیشا، ورمالا کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں، تیار ہونا؟ کمرے میں آتے ہوئے عیشا کی سہیلی روپالی نے کہا تو ترنت اپنے آنسو پوچھتے ہوئے عیشا بولی، ہاں روپالی، بالکل تیار ہوں۔ دیکھ کر بتا تو کوئی کمی تو نہیں لگ رہی؟ ایک کمی تو ہے، میری پیاری سہیلی کے چہرے سے مسکان غائب ہے۔ یہ سنتے ہی عیشا کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر آئیں تو روپالی بولی، بس بھی کرو عیشا، اور کتنی کوشش کرو گی اپنے آنسو کو چھپانے کی؟ اب بھی سمے ہے تمہارے پاس، منع کر دو شادی کے لیے۔ کیا روپالی، تو بھی وہی بات لے کر بیٹھ گئی؟ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ میں یہ شادی کیوں کر رہی ہوں۔ تبھی انجلی اندر آتے ہوئے بولی، ہاں، آپ یہ شادی پاپا کے کہنے پر کر رہی ہو، کیونکہ پاپا کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس شادی کے بعد بہت خوش رہنے والی ہیں۔ لیکن سچائی تو آپ بھی جانتی ہیں۔ آخر تم دونوں کیا کہنا چاہتی ہو کہ کسی کائر کی طرح میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور چھوڑ دوں اپنے ماتا پتا کو اس کلنک کے ساتھ ایک اپمان بھری زندگی جینے کے لیے؟ سب لوگ ان سے طرح طرح کے سوال کریں گے، ان کے دوارا دیے گئے سنسکاروں پر انگلی اٹھائیں گے، سماج میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہیں گے ممی پاپا۔ ہرگز نہیں، اتنی سوارتھی میں نہیں ہو سکتی جو بیچ مزدار میں اپنے ممی پاپا کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ عیشا، ورمالا کے لیے دیر ہو رہی ہے بیٹی، باہر سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی آ جاؤ۔ سجاتا جی نے باہر سے آواز لگائی۔ جی ماں، ہم ابھی دیدی کو لے کر آ رہے ہیں، انجلی نے کہا۔ پورا ہال پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ جیسے ہی عیشا باہر آئی تو سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ گیت بجنے لگا، بہارو پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے۔ رجت کی ہائٹ سے میچ کرنے کے لیے عیشا کو ہیلز پہننے کو کہا گیا تھا۔ اندر ہی اندر گھٹتی عیشا جیسے ہی چڑھ کر اسٹیج تک آنے لگی، تبھی فرش پر پیچھے کارپیٹ کے کنارے پر اس کی ہیلز اٹک گئی۔ اچانک سے اس کا سنتلن بگڑا اور وہ گر گئی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ تبھی انجلی اور روپالی نے اسے اٹھنے میں مدد کی۔ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی نا بیٹا؟ سجاتا جی نے پوچھا تو عیشا بولی، نہیں ماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس میری سینڈل ٹوٹ گئی ہے۔ انجلی جلدی سے جا کر عیشا کے لیے دوسری سینڈل لے کر آئی۔ اس دوران اسٹیج پر بیٹھا رجت بھی یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے وہاں سے اٹھ کر آنے کی زحمت نہیں اٹھائی۔ ورمالا سمپن ہونے کے بعد جب دولہا دلہن کرسی پر بیٹھے تو رجت دھیمی آواز میں عیشا کو جھڑکتے ہوئے بولا، سنبھل کر نہیں چل سکتی تھی کیا؟ خامخواہ سب لوگوں کے بیچ میری بے عزتی کروا کر رکھ دی، اور اپنے شادی والے دن تو کم سے کم برانڈڈ سینڈل پہن کر آتی، اپنا نہیں تو کم سے کم میری اسٹینڈرڈ کا تو خیال کیا ہوتا۔ رجت کے منہ سے ایسے کڑواہٹ ہر شبد سن کر عیشا آشچर्य چکت تھی۔ رجت جی، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی، الٹا آپ مجھ پر ہی بھڑک رہے ہیں۔ من ہی من عیشا سوچنے لگی، لیکن اس نے رجت سے کچھ نہ کہنا ہی اچت سمجھا۔ سبھی مہمان باری باری سے اسٹیج پر آ کر دولہا دلہن کو آشیرواد دینے لگے۔ آشیرواد سماروہ سماپت ہونے کے بعد ایک اور مہمان کھانا کھانے لگے تو دوسری اور سنگیت کی آواز اونچی ہو گئی اور رجت کے دوست ڈی جے پر ناچنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ رجت کو بھی ڈانس کرنے کے لیے لے گئے۔ ادھر عیشا کو بھی اس کی سہیلیوں نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھیرے ہونے میں بھی کافی سمے باقی تھا۔ عیشا اداس بیٹھی تھی تو اس کی سہیلیاں اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگیں، پرنتو رجت کی تیکھی باتیں رہ رہ کر عیشا کے دل کو آہت کر رہی تھی۔ پھر خود سے ہی بول اٹھی، کہاں وہ امن جو میری آنکھوں میں ایک آنسو تک برداشت نہیں کر پاتا تھا، اور کہاں یہ دولہے راجا جنہیں اپنی ہونے والی پتنی کے پریشانیوں سے زیادہ اپنے اسٹینڈرڈ کی چنتا ہے۔
कुछ देर बाद जब म्यूजिक बंद हो गया तो रजत के सभी दोस्त खाना खाने चले गए। ईशा ने देखा कि रजत वहां नहीं था। बैठे बैठे ईशा भी बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, तो सुजाता जी ने उसे कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। अंजलि और रूपाली उसे वहां से ले गईं, परंतु जैसे ही वो तीनों कॉरिडोर की तरफ जाने लगी, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। वाह रजत, मजा आ गया, क्या शानदार पार्टी थी। लेकिन यार, फिलहाल तो तूने बात को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, लेकिन कभी न कभी तो ईशा भाभी के सामने सारी सच्चाई आ ही जाएगी, तब क्या होगा। अरे यार, एक बार शादी हो गई तो फिर परेशानी क्या है। मुझे तो बस किसी भी तरह शादी हो जाने तक इस बात को संभालना है। यह बात तो मैं पहले से ही जानता था कि ईशा दहेज के खिलाफ है, और अगर अब मैं बात को ना संभालता तो वो शादी करने से मना कर देती, और अगर ऐसा होता तो मेरी और मेरे परिवार वालों की कितनी बेइज्जती हो जाती। मैं तो सीधा अपने ससुर जी के पास चला गया और उन्हें बता दिया कि उनकी लाडली बेटी ने मुझसे क्या क्या नहीं सुनाया। बस फिर क्या था, इस बात के लिए उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे माफी भी मांगी, और अभी तक दहेज में जो गाड़ी देने से वो आनाकानी कर रहे थे, अब गाड़ी भी देने को तैयार हो गए। बस लेन देन की कोई बात भी ईशा के सामने नहीं आएगी। अच्छा, इसका मतलब तो यह हुआ कि भाभी को पता भी नहीं चला और तुम्हें पूरा दहेज भी मिल जाएगा। वैसे तो दहेज लेना बनता भी है, आखिर सरकारी नौकरी है मेरे दोस्त की, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी न है। तुझे तो कोई भी अच्छा रिश्ता मिल जाता। दोस्त ने कहा तो रजत बोला, हाँ, रिश्ते तो बहुत मिल जाते, दहेज भी खूब मिलता, पर यार, ईशा जैसी खूबसूरत और इतनी पढ़ी लिखी लड़की मिलना कोई आसान बात तो नहीं थी। और तुझे मालूम है कि मैं किसी अनपढ़ गवार या कम खूबसूरत दिखने वाली लड़की से शादी करना नहीं चाहता था। मुझे तो बस ऐसी ही लड़की चाहिए थी, और फिर दिमाग तो उसका मैं शादी के बाद ठिकाने लगा ही दूंगा। रजत की बात सुनकर ईशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तभी रजत के दोस्त ने कहा, लेकिन रजत, तूने भाभी की इतनी बातें चुपचाप कैसे सुन ली। कहीं ऐसा न हो कि हमारा तेज तर्रार और दबंग रजत कहीं भाभी के सामने भीगी बिल्ली बना न रह जाए। बस एक बार शादी हो जाने दे। जितनी भी बातें उसने मुझे सुनाई है ना, उसका तो मैं सूद समेत हिसाब लूंगा। सबसे पहले तो इसकी वकालत छुड़वाऊंगा, जिसके बल पर उसकी कुछ ज्यादा ही जबान चलती है। शादी के बाद उस पापा की परी के पर काटकर मैंने भी उसकी जबान पर ताला न जड़ दिया तो मेरा नाम भी रजत नहीं। ये सारी बातें सुनकर ईशा हक्की बक्की खड़ी रह गई। वहीं अंजलि और रूपाली की भी हैरानी का ठिकाना न रहा। इससे ज्यादा ईशा और कुछ न सुन पाई। वहां से दौड़ती हुई वो अपने कमरे में चली आई और अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी यह हालत देखकर अंजलि से भी रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपने पापा को फोन लगाया। माधव जी उस समय मंडप की तैयारी कर रहे थे। पापा, आप जल्दी से कमरे में आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन बेटी, आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या बात है? माधव जी ने परेशानी भरे स्वर में पूछा। फोन पर नहीं बता सकती, आप आइए तो। सारी तैयारियां छोड़कर माधव जी ईशा के कमरे में तो उनके पीछे पीछे सुजाता जी और उनके छोटे भाई यानी कि ईशा के मामा भी आ गए। उनके अंदर जाते ही अंजलि बोली, पापा, आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप दीदी से, जो उनकी शादी ऐसे घर में कर रहे हैं? मेरा क्या, अपने बड़ों से बात करने का यही तरीका होता है? सुजाता जी ने गुस्से से कहा। तो अंजलि बोली, माँ, मेरी बहन की जिंदगी दांव पर लगी है। इस समय तो मुझे और कोई तरीका नहीं सूझ रहा। एक बार नजर उठा कर देखिए तो सही अपनी बेटी की तरफ, क्या हालत हो चुकी है उसकी। ईशा बेटी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? माधव जी ने पूछा, लेकिन ईशा चुप रही। तभी माधव जी बोले, बेटी, विश्वास रख, रजत एक बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, चिंता मत करो। हाँ दिया, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, बड़े नसीबों से मिलते हैं
सरकारी नौकरी वाले लड़के। ईशा के मामा ने कहा तो ईशा बोली, नहीं मामा जी, नसीब से नहीं पैसों से मिलते हैं। बोली लगाते हैं उनके माँ बाप उनकी। क्यों पापा, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन मेरी बात भी समझने की कोशिश कीजिए पापा। जो बिन मांगे दिया जाता है उसी को उपहार कहते हैं। अगर सामने से मांगकर कोई चीज लेता है तो वो भीख कहलाती है, और मांगने वाले भिखारी। आप ही देख लीजिए, आप अपनी बेटी को किस घर में भेज रहे हैं। तभी ईशा के मामा बोले, ईशा बेटी, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब अगर तुम्हारी शादी से बारात वापस लौट गई तो तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी ईशा ने एक नजर उठाकर अपने माता पिता की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर चिंता और घबराहट के भाव थे। जब वे दोनों कुछ न बोले तो ईशा ने कहा, ठीक है, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए मैं अपनी खुशियों की कुर्बानी बड़े आराम से कर सकती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ईशा के कहने पर सब लोग वहां से बाहर आ गए और अकेले में ईशा फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके अपने माँ बाप, जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे। करीब 1 घंटा बीत चुका था और फेरों का मुहूर्त नजदीक था, लेकिन बार बार रोने के कारण ईशा का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। रूपाली ने उसे फिर से तैयार किया और उसके मम्मी पापा के कहने पर फेरों के लिए उसे मंडप में लेकर आई, लेकिन ईशा के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। जैसे जैसे करने को उसे कहा जा रहा था, वो किसी कठपुतली की तरह वो सब करती जा रही थी। फेरे समाप्त होने के बाद माधव जी ने अपनी बेटी ईशा का कन्यादान किया और उसके हाथ दूल्हे के हाथ में थमा दिया। विवाह संपन्न हो गया था और इसके साथ ही दुल्हन बने ईशा की बच्ची खुशी, उम्मीदें भी टूट चुकी थी। लेकिन जैसे ही विदाई का समय हुआ तो रजत के पिता ने कहा, संधि जी, इतनी भी क्या जल्दी है अपनी बेटी को विदा करने की? पहले दहेज का सामान तो देख लें। तो माधव जी ने कहा, लेकिन भाई साहब, यह सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी विदाई तो हो जाने दीजिए। तो रजत के पिता लगभग गरजते हुए बोले, अरे माधव जी, ना तो हमारे हाथ में 10 लाख रुपए कैश आए हैं और न ही हमें कहीं कोई गाड़ी नजर आ रही है। ऐसे में आपकी बेटी की विदाई का तो सवाल ही नहीं उठता। चलो बेटा रजत, अगर यह लोग कुछ देने को तैयार नहीं है तो बिना दुल्हन लिए ही बारात यहाँ से जाएगी। रजत के पिता ने कहा, लेकिन वह तो टस से मस नहीं हुआ। उल्टा उसने ईशा का हाथ कसकर पकड़ लिया। रजत, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? या फिर शादी होते ही जोरू का गुलाम बन गया है? छोड़ दे इस लड़की को। जब तक हमारे हाथ में दहेज नहीं आ जाता हम इसे अपने घर नहीं लेकर जाएंगे। रजत, तुम आ रहे हो या नहीं? उसके पिता ने कड़कती आवाज में कहा। तो ईशा के मामा बोले, जी जरूर जाइएगा रजत आपके साथ। ऐसा कहते हुए वे अंदर गए और रजत को अपने साथ लेकर आ गए। रजत को देखकर सब लोग भौचक्के रह गए। सब लोगों के सामने बनियान और अंडरवियर में खड़ा था। यह सब देखकर ईशा हक्की बक्की रह गई। अगर रजत सामने है तो मेरी शादी किससे हो गई? यह सोचते हुए ईशा ने जैसे ही दूल्हे के चेहरे से सेहरा हटाया, लेकिन देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या सपना। खुशी और आश्चर्य मिश्रित भाव लिए वो बस उसे देखती ही जा रही थी, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि अमन खड़ा था। यह सब यहाँ क्या हो रहा है? और रजत, तुम अंदर क्या कर रहे थे, और वो भी इस हालत में? गुस्से से तुम तमतमाते हुए रजत के पिता बोले। तभी रजत ने कहा, पापा, हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। मैं तो बस वॉशरूम गया था, न जाने मुझे कैसे बेहोश कर दिया गया, और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को ऐसी हालत में स्टोर रूम में बंद पाया। यह क्या बदतमीजी है माधव जी? मुझे इस हरकत का जवाब चाहिए। रजत के पिता गुस्से से तिल मिलाते हुए बोले। तो माधव जी ने कहा, जी बिल्कुल देंगे।
کہ ہر سوال کا جواب دیا جائے گا، لیکن پہلے انجلی بیٹی سنانا تو انہیں ان کے سپتر کے وچار۔ جی پاپا، کہتے ہوئے انجلی نے ریکارڈنگ چلا دی۔ وہاں موجود سبھی لوگوں نے رجت اور اس کے دوست کے بیچ ہوئی ساری باتیں سنی تو سب حیران کھڑے رہ گئے، اور ادھر یہ ریکارڈنگ سن کر رجت اور اس کے ماتا پتا کو تو جیسے کاٹو تو خون نہیں۔ دراصل جس سمے رجت یہ سب باتیں بول رہا تھا اسی سمے انجلی نے اپنے موبائل کی ریکارڈنگ آن کر لی تھی۔ آپ یہاں سے نکلتے ہیں یا دھکے مار کر باہر نکالے؟ تبھی رجت عیشا کی اور بڑھا اور بولا، مجھے تو پہلے سے ہی تمہاری نیت میں کھوٹ نظر آ رہی تھی۔ اپنے اسی پریمی سے شادی کرنے کے لیے تم نے میرے خلاف سازش رچی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تبھی امن غصے سے بولا، خبردار، میری پتنی کے خلاف ایک شبد بھی اور بولا تو وہ حال کروں گا کہ کچھ بولنے لائق نہیں رہو گے۔ تبھی انجلی بولی، ارے جیجا جی، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ میں پولیس کو فون لگاتی ہوں نا، پولیس کے ہاتھ میں سب ثبوت دے دیں گے، اور پھر پولیس ان کا وہ حال کرے گی کہ دہیج مانگنا تو دور، دہیج شبد سے بھی انہیں نفرت ہو جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں رجت کے پتا اپنے سبھی رشتہ داروں کے ساتھ اپنا سموہ لے کر نکل گئے۔ پھر مادھو جی عیشا کے پاس آئے اور مسکراتے ہوئے بولے، عیشا بیٹی، اب تو تم خوش ہو نا؟ اب تمہارا دولہا خریدا ہوا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں امن کے ماتا پتا بھی وہاں آ گئے۔ عیشا اور امن نے پیر چھو کر ان کا آشیرواد لیا۔ پھر عیشا مادھو جی کی اور دیکھتے ہوئے بولی، لیکن پاپا، یہ سب ہوا کیسے؟ اور امن یہاں کیسے پہنچے؟ تو مادھو جی نے کہا، عیشا بیٹی، ہم سے بات کرنے کے بعد جب تم کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اس سمے انجلی نے ہمیں رجت کی ریکارڈ کی گئی آواز سنائی، اور اس نیچ انسان نے تمہارے بارے میں جو کچھ بھی کہا سن کر کلیجہ جلنے لگا تھا میرا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ تو بھلا ہو تیری بہن انجلی کا جس نے ہمیں امن اور اس کے ماتا پتا سے بات کرنے کا سجھاؤ دیا۔ بیٹی، سچ کہوں تو اپنی برادری کے لوگوں کا یہ حال دیکھ کر مجھے سمجھ میں آیا کہ انسانیت سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہوتی۔ اس لیے میں تیرے ماما اور انجلی کو لے کر امن کے گھر چلا گیا اور امن کے ماتا پتا سے اس وشے میں بات کی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے خوشی خوشی اس رشتے کو سویکرتی دے ڈالی اور دولہا بدلنے کی ذمہ داری تیرے ماما نے لی۔ تھینک یو پاپا، کہتے ہوئے عیشا اپنے پتا کے گلے سے لگ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان تھی۔ پھر مادھو جی راہل کے پاس آئے اور بولے، بیٹا، حالانکہ تمہارے ماتا پتا نے کسی بھی طرح کا دہیج لینے سے صاف انکار کیا ہے، لیکن یہ 10 لاکھ روپے میں آپ دونوں کو وواہ کے اپہار سوروپ دینا چاہتا ہوں، منع مت کیجیے گا۔ ایسا کہتے ہوئے انہوں نے پیسے آگے بڑھائے تو امن بولا، نہیں پاپا، ہمیں سمجھنے میں شاید آپ کو کچھ غلطی ہوئی ہے۔ میں 10 لاکھ روپے تو کیا، ایک پیسہ بھی آپ سے نہیں لے سکتا۔ اپنی نئی زندگی کی شروعات کے لیے ہم دونوں کو اگر کچھ چاہیے تو وہ ہے آپ لوگوں کا آشیرواد، اور عیشا کی چنتا بالکل نہ کریں۔ آپ کی بیٹی کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ امن کے وچار جان کر مادھو جی اور سجاتا جی کے ساتھ ساتھ سبھی رشتے دار بھی اندر تک گدگد ہو گئے تھے۔ سجاتا جی اور مادھو جی نے ہنسی خوشی سے اپنی بیٹی کو اس کے سسرال ودا کیا۔ عیشا اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ سسرال میں سب لوگ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اسے مائکے کی یاد ہی نہیں آتی تھی۔ امن ایک بہت بڑا وکیل تھا اور عیشا کی وکالت کی پڑھائی کا انتم ورش چل رہا تھا۔ پڑھائی سماپت ہونے کے بعد جب عیشا نے امن سے بات کی کہ وہ وکالت کی پریکٹس شروع کرنا چاہتی ہے تو امن نے ایسا کرنے سے اسے صاف منع کر دیا۔ یہ سن کر عیشا حیران ہوئی تو امن بولا، میں جانتا ہوں کہ میری پتنی میں بہت قابلیت ہے، اس لیے ایک بار میرے کہنے پر تم سول جج کی پریکشا دو۔ ارے، کیا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اور جج کی پریکشا؟ عیشا حیران رہ گئی۔ ہاں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ تم سے زیادہ میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے
کہ تم میرے विश्वास पर खरी उतरोगी। अमन के कहने पर ईशा ने सिविल जज का एग्जाम देने के लिए जी जान से पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि केवल कुछ नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ईशा बहुत निराश हो गई, लेकिन उसकी सास ससुर और अमन ने उसे फिर से एग्जाम देने को प्रोत्साहित किया। इस बार उसने पहले से भी अधिक मेहनत की और आखिरकार एग्जाम भी क्लियर कर लिया। परिणाम सुनकर खुशी के मारे ईशा रो पड़ी। कुछ ही समय में सिविल जज के तौर पर उसे अपॉइंट कर लिया गया। आज ईशा और अमन के विवाह को पूरे 4 साल हो चुके थे। कोर्ट में बैठे हुए ईशा के पास अमन का फोन आया। अरे मेरी जज साहिबा, ये तो बताइए कहाँ घूमने चलना है? आज हमारी शादी की सालगिरह के दिन, अमन ने पूछा। तो ईशा बोली, सॉरी अमन, आज तो हमारा कहीं जाना नहीं हो पाएगा। कोर्ट में दहेज का एक मामला आया है, जिसमें लड़की को इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया है कि वो अस्पताल में गंभीर अवस्था में पड़ी है और उसका बयान मैं खुद लेने जाना चाहती हूँ। तो अमन ने कहा, ईशा, हम दोनों के बीच ये सॉरी कहाँ से आ गई? तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है, सालगिरह के सेलिब्रेशन का क्या है? फिर कभी सही, चलो शाम को मिलते हैं, कहकर अमन ने फोन रख दिया और ईशा गाड़ी में बैठकर अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ी उस लड़की का बयान लेने के लिए चली गई। लड़की को आईसीयू में रखा गया था। दर्द के मारे वो जोर जोर से कराह रही थी। आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालत ऐसी थी कि देखकर ईशा की रूह कांप उठी। फिर खुद को संभालते हुए उसने बयान लेना शुरू किया तो वो लड़की, जिसका नाम मीनू था, कांपते हुए स्वर में बोली, मैडम, 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। पूरे 15 लाख रुपए दहेज में मांगे थे मेरे ससुर ने। मेरे माता पिता ने जैसे तैसे कर्ज उठाकर उनकी मांग पूरी की, लेकिन इस सब से भी उनका पेट नहीं भरा। तो शादी के बाद कोई न कोई बहाना बनाकर आए दिन मुझे मायके से पैसा लाने को कहती, और अगर मैं मना कर देती तो मेरा पति मुझे मारने पीटने लगता। मैं भी आखिर कब तक अपने माँ बाप को परेशान करती। एक दिन तो मैंने मन पक्का कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं अपने पापा से पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। उसी दिन से मेरे पति ने मुझे बेल्ट निकाल कर बहुत बुरी तरह से मारा। जब उन्हें महसूस हुआ कि मैं किसी भी तरीके से नहीं मानने वाली, तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने केरोसिन लाकर मुझ पर छिड़क दिया और फिर माचिस की तीली से। कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगी। क्या कोई इंसान दरिंदगी की इस हद तक भी जा सकता है? सोच सोच कर ईशा का कलेजा मुंह को आ रहा था। फिर वो लड़की बोली, वो तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी से दौड़कर बाहर आ गई और मेरे चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी मेरी मदद को आ गए। नहीं तो दर्द के कारण मीनू फिर से कराहने लगी। उसने देखा लड़की के एक बाजू और गर्दन का कुछ हिस्सा जल चुका था। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। तुम घबराओ मत, तुम पर किए गए कि जुल्म का हिसाब होगा। ईशा के ऑर्डर पर लड़की के ससुराल वालों को नोटिस भिजवा दिया गया और जब मुकदमे की सुनवाई के लिए वे कोर्ट में हाजिर हुए तो उन्हें देखकर ईशा की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो लोग और कोई नहीं बल्कि दहेज के लोभी रजत और उसके माता पिता थे। उन्हें देखते ही ईशा के दिमाग में अपने अतीत की घटनाएं घूमने लगीं। फिर सोचने लगी, अगर उसी दिन इन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके इन्हें जेल भिजवा दिया होता तो शायद यह किसी और लड़की को अपना शिकार न बना पाते। रजत और उसके माँ बाप ने भी ईशा को पहचान लिया। ईशा ने पहले उस लड़की के माता पिता का बयान लिया। तभी रजत के पिता उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, जज साहिबा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। फिर ईशा ने कहा, आप तो चुप ही रहें, वही बेहतर होगा। आप जैसे दरिंदे किस हद तक जा सकते हैं, मुझे सब मालूम है। फिर ईशा ने रजत के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को कोर्ट में बुलवाया और बयान लिया और सारी असलियत सामने आ गई। रजत के माँ बाप को पूरे मामले का दोषी करार देते हुए
5 साल की कड़ी सजा सुनाई, जबकि रजत को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही साथ हर जाने और जुर्माने के तौर पर मीनू को 50 लाख रुपए देने का हुक्म दिया और ये भी कहा कि यदि मुआवजे की रकम तय समय में नहीं चुकाई गई तो सजा की सख्ती के साथ साथ अवधि में भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी। सजा सुनते ही रजत के पिता गिड़गिड़ाने लगे, ईशा बेटी, हम पर रहम करो, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन ईशा ने उनकी एक न सुनी। अदालत का फैसला अंतिम है। इतना कहते हुए वो अपनी कुर्सी से उठ गई। आज रजत और उसके माता पिता सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं और हर पल अपने किए पर पछता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।